स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें टोहाना के अंदर चल रहे किसान आंदोलन को बड़ी जीत हासिल हुई है। सभी मांगे मान ली गई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे किसान नेताओं ने टोहाना के मामले को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, और इसी के साथ में एमएसपी पर कानून बनाने और तीनों कृषि कानून को वापस करने की मांग को लेकर जो आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है, इस आंदोलन के बाद अब ये पूरा जत्था दिल्ली के बॉर्डर के लिए रवाना होने वाला है। इसकी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में किसान नेताओं ने आगे की रणनीति को लेकर भी बड़े खुलासे कर दिए हैं। और इसी के साथ में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के भाषण में एक ऐसी बात सामने आई है जिसको लेकर पूरे देश के अंदर आलोचना की जा रही है। इसी के साथ में पंजाब के अंदर बीजेपी के नेता ने किसान आंदोलन के क्या कारण पहले ही चुनाव में हार मान ली है। इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी दफ्तर के पास 50 बम मिले हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर ये बड़ा खुलासा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ में आपको बताएंगे कांग्रेस, बीएसपी और सीपीएम और एनसीपी ने जमा कर दी वार्षिक आय की रिपोर्ट, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कुछ भी जमा नहीं कराया है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या पैसा छुपाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर क्या है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, एक एक करके सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर टोहाना में किसान आंदोलन को बड़ी जीत हासिल हुई है। सभी मांगों को पूरा कर दिया गया है। आपको बता दें कि एमएलए बबली ने माफी मांग ली है, और इसी के साथ में उनके साथी ने झूठी शिकायत वापस ले ली है। तीनों किसान नेताओं को रिहा कर दिया गया है, मुकदमे वापस होंगे इसका आश्वासन दिया गया है। और अब एक बार फिर से वापस लड़ाई को और तेज करने और ज्यादा ऊर्जा व जोश के साथ आंदोलन को दिल्ली बॉर्डर पर ले जाने को लेकर किसान नेता योगेंद्र यादव ने ऐलान किया है। इसी के साथ में आपको बता दें गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिसार की जीत के बाद हरियाणा के किसानों ने टोहाना में बड़ी जीत हासिल की है। 3 दिनों के धरने के बाद प्रशासन को सभी केस रद्द करने पड़े और गिरफ्तार हुए किसान साथियों को रिहा करना पड़ा। इसी के साथ में राकेश टिकैत ने कहा कि टोहाना के पटाछेप के विधायक ने माफी मांगकर केस वापस लेने का हलफनामा दे दिया है। सभी किसान रिहा कर दिए गए हैं। केस नंबर 103 वापस लेगी सरकार, 103 वापस लेगी सरकार, किसान एकता जिंदाबाद, राकेश टिकैत ने बयान दिया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि राकेश टिकैत के प्रदर्शन के बाद हरियाणा सरकार के नरमी वाले रुख को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहले 2 किसान को रिहा किया गया था, बावजूद इसके किसानों ने ये बात ठान ली थी कि जब तक तीसरे किसान नेता को राहत नहीं मिलेगी, उनको आजादी नहीं मिलेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जिसके बाद आखिरकार प्रशासन ने फैसला लेते हुए तीसरे किसान को भी आजाद कर दिया और धरना खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीते दिन एक बयान दिया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सभी को ऑक्सीजन दे दी है, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर अब आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिस दौर में जनता ऑक्सीजन की मांग कर रही थी, उस दौर में गायब नजर आ रही थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने सभी को ऑक्सीजन दे दी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब उन्होंने सभी को ऑक्सीजन दे दी तो ऑक्सीजन की कमी से लोग मर कैसे गए। और इसी के साथ में पूरे देश में जगह जगह ऑक्सीजन पहुंचाने वाले भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन ने कहा कि बेशर्मी की भी सीमा होती है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन और दवाइयों के अभाव के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई लोगों को इलाज नहीं मिल पाया, जिससे मौत का आंकड़ा और तेजी से बढ़ गया। कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई दुनिया भर के सामने आ चुकी है। इसके चलते देश के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की काफी आलोचना की जा रही है। कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन की किल्लत के साथ साथ देश के अस्पताल में बेसिक सुविधा नहीं होने को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में भी सवाल खड़े किए गए। बावजूद इसके प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो एक झूठ के तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, उसे गलत बताया जा रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर के अंदर 21 जून से हर राज्य के अंदर 18 साल की उम्र वाले सभी नागरिक को सरकार फ्री में वैक्सीनेशन कराएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि बच्चों के लिए 2 वैक्सीन की ट्रायल काफी तेजी से चल रही है। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उसमें से कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसे गलत कहा जा सकता है। आपको बता दें कि बीवी श्रीनिवासन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने दूसरी लहर के दौरान युद्ध स्तर पर काम किया, सभी को ऑक्सीजन दी। मैंने सुना है कि बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है, भाषण नहीं माफी मांगो। प्रधानमंत्री के लिए माफी मांगने का समय है। और इस बीच एक और अपडेट की माने तो किसान आंदोलन पर बीजेपी के नेता ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि अब पंजाब का चुनाव बीजेपी ना ही लड़े तो ही सही है, क्योंकि हार तो निश्चित है, लड़के भी कोई फायदा नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल केंद्र की सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के विरोध को लेकर तकरीबन 1 साल से किसानों का आंदोलन जारी है। और इस बीच अब किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी के अपने नेता ने ही अपने सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। पंजाब भाजपा के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने अपने ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी इसका हल निकाल दे, वरना 2022 का चुनाव भारी पड़ जाएगा।
भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए जोशी ने यह भी कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर भाजपा इस अवसर का लाभ उठा लेती है तो पार्टी को 2022 के चुनाव में इसका परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा और अगर नहीं लाभ उठाती है तो भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी 15 दिनों के भीतर किसानों को लेकर अपने रुख को स्पष्ट करे तभी जनता उनको समर्थन देगी। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के नेता ने जमीनी स्तर की बातचीत बता दी है। और जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं जो आए दिन इस तरह के बयान देते हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन के कारण फर्क नहीं पड़ रहा है आंदोलन से बल्कि समर्थन ही मिल रहा है, उन बयानों को ये तगड़ा झटका है और कहीं न कहीं अनदेखी वाला ये बयान है। एक और अपडेट की माने तो पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ऑफिस के बाहर 50 बम मिले हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता बोले कहा पता करो कहाँ हिंसा करने के लिए ये लोग जा रहे थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के अंदर राजनीतिक हलचलें लगातार गर्म है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में तनातनी का माहौल है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नजदीक 50 देसी बम बरामद किए गए हैं। इस खबर के सामने आने के साथ ही पूरे राज्य के अंदर हड़कंप मच गया है। दरअसल शनिवार को मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता पुलिस की एंटी राउडी सेक्शन ने भाजपा के कार्यालय के पास मौजूद हेस्टिंग क्रॉसिंग क्षेत्र में छानबीन की और यहां से 50 देसी बम बरामद किए, जिसके बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हिंसक झड़प होने की बातें कह रहे थे और एक दूसरे पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे थे और इस बीच इस तरह का ये जो खुलासा हुआ है कहीं न कहीं सिक्योरिटी के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम और एनसीपी ने जमा की वार्षिक आय की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। आखिर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। 2021 के जून महीना आ चुका है लेकिन भाजपा ने अभी तक अपनी साल 2020 की सालाना आय की रिपोर्ट जमा नहीं की है। देश की सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट जमा नहीं की है। आपको बता दें कि 4 पंजीकृत पार्टियों में से अब तक केवल 4 ही पंजीकृत पार्टियों ने अपने वार्षिक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जबकि बीजेपी ने अभी जमा नहीं कराया है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी 2022 में कितनी संपत्ति अर्जित कर चुकी है। और एक और अपडेट की माने तो बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी को हराया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रमुख चढ़ूनी ने बयान देते हुए ये बातें कही है। ये बात किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन के कारण बीजेपी को बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारी नुकसान होने वाला है। एक और अपडेट की माने तो वंशवाद के आरोप पर बिफरे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, कहा केंद्र सरकार कानून बनाए तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। और इसी के साथ उन्होंने चुनौती देते हुए अमित शाह के बेटे जय शाह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह अपने बीसीसीआई के सचिव पद से इस्तीफा दे देते हैं और 20 साल तक कोई पद नहीं लेंगे, इसका ऐलान कर देंगे, तो वह भी अपनी राजनीति से अपने आप को अलग कर लेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं 20 साल तक राजनीति करते हुए बिना किसी पोस्ट के काम करूंगा, इस बात का ऐलान करता हूं, लेकिन अमित शाह के बेटे जय शाह भी इसका ऐलान करे और अपने सचिव पद से इस्तीफा दे दे। एक और जानकारी की माने तो केरल बीजेपी अध्यक्ष की मुसीबत बढ़ गई है। कोर्ट ने चुनावी मामला दायर करने की अनुमति दी है। बीएसपी उम्मीदवार के सुंदरा में पिछले हफ्ते मीडिया के समक्ष स्वीकार किया गया कि मंजेश्वर सीट लड़ने के लिए 2,50,000 रुपए और एक स्मार्टफोन दिया गया। जहां सुरेंद्र चुनाव लड़ रहे थे, बाद में नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। केरल के कासरगोड जिले के अंदर एक अदालत ने सोमवार को पुलिस को राज्य के बीजेपी के प्रमुख के सुरेंद्रन और पार्टी के 2 अन्य नेताओं के खिलाफ एक शिकायत पर चुनावी कानून के तहत मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह अनुमति एक उम्मीदवार के उस आरोप में दिया है जिसमें उन्हें कहा गया कि 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन वापस लेने के लिए उनको पैसा दिया गया था। बीएसपी के उम्मीदवार के सुंदर ने पिछले हफ्ते मीडिया के सामने स्वीकार किया कि उन्हें मंजेश्वर सीट से चुनाव लड़ने के लिए 2,50,000 रुपए और एक स्मार्टफोन दिया गया था, जहां से सुरेंद्रन चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि सुरेंद्रन के जीतने के बाद उनको कर्नाटक में 15 लाख रुपए, एक घर और एक वाहन पार्लर की पेशकश की गई थी। हालांकि 2 मई की वोट की गिनती हुई। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले यूडीएफ के उम्मीदवार अशरफ ने सुरेंद्रन को 745 मतों से हरा दिया। इस मामले को लेकर मंजेश्वर के सीपीएम के उम्मीदवार वीवी रामेश्वर शिकायत करता है, जो तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं पर वैक्सीनेशन की पॉलिसी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर सभी के लिए वैक्सीनेशन मुफ्त तो फिर निजी अस्पतालों के द्वारा पैसा क्यों लिया जा रहा है, ये सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए हैं। वहीं पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं। राज्य भवन में कई लोगों को अपनी मन मर्जी से उन्होंने नौकरी दी है, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल की गवर्नर की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि टीएमसी की बेबाक सांसद महुआ मोइत्रा ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद उन्होंने किया है। महुआ मोइत्रा का दावा है कि जगदीप धनखड़ ने बंगाल राज्य भवन में कई रिश्तेदार और परिचितों को नौकरियां नियुक्ति दिलाई है। महुआ ने इन नियुक्तियों की सूची भी ट्विटर पर साझा की है। राज्यपाल के ओएसडी अभुदय सिंह शेखावत जैसे कई सारे नाम जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब देखते हैं क्या जवाब सामने आता है गवर्नर की तरफ से, क्योंकि वह भी
इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो यूपी चुनाव से पहले पूर्व MP शाहिद सिद्दीकी जैन चौधरी की RLD में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने और पार्टी में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व सांसद और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी सोमवार को राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए। शाहिद सिद्दीकी ने लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन चौधरी के घर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। शाहिद सिद्दीकी के अलावा मायावती की पार्टी BSP के पूर्व प्रधान महासचिव और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके चौधरी मोहम्मद इस्लाम ने भी जैन चौधरी से मुलाकात करके RLD में शामिल हो गए हैं। शाहिद सिद्दीकी ने RLD में शामिल होने के बाद कहा कि जैन चौधरी जी से हमने मुलाकात की है और मुलाकात करते हुए किसानों के अधिकार और हर समाज के गरीबों की लड़ाई को नई दिशा देने जैन चौधरी आज के युवा नेताओं की आवाज है और जमीनी नेता है, वह समाज की एकता और भलाई के लिए काम करते हैं। वहीं पर जैन चौधरी ने कहा कि शाहिद सिद्दीकी जी का स्वागत करते हुए मुझे खुशी होती है। एक स्थापित पत्रकार व पूर्व सांसद हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता, बोलने की कला और सक्रियता का सम्मान करते हुए हम भाईचारा को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी, BSP, समाजवादी पार्टी सभी अपने अपने चुनावी गोटियों को फिट कर रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो कैबिनेट मंत्रियों के गढ़ में मुरझाया कमल, माननीयों के क्षेत्र में हार गई पार्टी। बीजेपी की हार उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन बैठ के कर रहे हैं। यहाँ तक कि मोदी और योगी के बीच में कोरोना से लेकर इकोनॉमिक तक नरेंद्र मोदी को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह के दावे करते हैं, लेकिन यूपी बीजेपी के फेसबुक और ट्विटर के बैनर में प्रधानमंत्री की फोटो नहीं है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी के बीच में जिस तरह का विवाद आगे बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बुरा होने वाला है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय ने सोमवार को नव नियुक्त जिला अध्यक्ष राहुल यादव की ओर से ऐलान किया गया कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर अखिलेश यादव को 2022 के अंदर मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी करेंगे। और एक और जानकारी की माने तो कोरोना में व्यापारी वर्ग ने चुनौती देते हुए कहा और चेतावनी दी कि अगर 2 दिनों के अंदर बाजार नहीं खुलते हैं तो वे आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे और आंदोलन की शुरुआत भी कर देंगे। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की तरह हर जगह बाजार खोलने की मांग की जा रही है। मेरठ के अंदर व्यापारी संगठन की तरफ से ये जानकारी दी गई है। सभी व्यापारी एक दूसरे से मिलकर लामबंद हो गए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। इसी के साथ में प्रधानमंत्री के फ्री वैक्सीनेशन देने के ऐलान पर मनीष सिसोदिया बोले, कहा प्रधानमंत्री ने फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान इसलिए किया है क्योंकि हम लगातार मांग उठा रहे हैं और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बीते दिन फैसला लिया गया था, जो सरकार को फटकार लगाई गई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये फैसले लिए गए हैं, उनकी अपनी तरफ से ये कोई फैसला नहीं है। और एक और जानकारी की माने तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी संगठन ने फैसला लेते हुए माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इमरान को आगे कर दिया है, जिसके बाद वह असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज करने वाले हैं। प्रियंका गांधी ने ओवैसी के असर को कम करने के लिए नया चेहरा ढूंढा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर काम कर चुके हैं इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान पर होगी मुस्लिम युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इससे ओवैसी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ओवैसी को अपने ही अंदाज में जवाब देंगे शायर इमरान प्रतापगढ़ी। कुल मिलाकर धार्मिक कट्टरवाद का झंडा बुलंद करने वाले, चाहे मुस्लिम नेता हो या फिर हिंदू नेता हो, इन सभी का विरोध करना कांग्रेस पार्टी की पुरानी रणनीति रही है। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा से मॉडरेट रही है, यानी किसी भी कट्टर पंथ को समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी विचारधारा को एक बार फिर से उभारने के लिए इस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी जैसे युवा और डायनामिक लीडरशिप को आगे करना चाहती है। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा अब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यह विदेशी दाम की वजह से ऐसा हो रहा है। और एक और जानकारी की माने तो लक्षद्वीप के अंदर घर घर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तटों से लेकर समुद्र के भीतर तक तख्तियां लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आईना दिखाया जा रहा है। वहाँ के प्रशासक के द्वारा लिए गए फैसले का जमकर विरोध किया जा रहा है। लक्षद्वीप में हर कोई अपने तरीके से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। इस बीच पोस्टर लगाकर, दुकानों के बाहर तख्तियां लगाकर, घर के बाहर चारपाई में बैठकर विरोध किए जा रहे हैं। और एक और जानकारी की माने तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग और तेज हो गई। कुशवाहा पर गिरिराज सिंह के करीबी का हमला, कहा नाक रगड़ते रह जाएंगे जमीन पर। आपको बताते चले कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में चल रही तकरार एक बार फिर से तेज हो गई है। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के करीबी और बीजेपी के नेता ने हमला बोला है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष रंजन रॉय ने कुशवाहा पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। संतोष ने अपने ट्वीट में कहा कि आप केंद्र में थे तो केंद्रीय विद्यालय के लिए नीतीश सरकार ने जमीन मांगी थी, आप नाक रगड़ते रह गए, आपको जमीन नहीं मिली। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अब जेडीयू के नेता हैं। विद्यार्थी की परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को जल्द जमीन उपलब्ध कराने की कृपा करे। कुशवाहा पर यह हमला बीजेपी के नेता ने किया है। एक और अपडेट की माने तो हवाला लूट, ब्लैक मेल के आरोपों में घिरी केरल बीजेपी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मांगी है रिपोर्ट। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो हरियाणा में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने प्रतिबंध
प्रतिबंधों में ढील दी है। मॉल कंपनियों में 50% उपस्थिति की अनुमति दे दी गई है। वहीं पर मिशन 2022 की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी 46 सीटों पर तय किए अपने उम्मीदवारों के नाम। एक और जानकारी की माने तो IFSC मुख्यालय को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में ठन गई। शरद पवार ने प्रधानमंत्री से मांग कर दी है। और एक और जानकारी की माने तो IMA ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें गलतफहमी फैलाने वालों को सख्त सजा देने की मांग की गई है। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो भाजपा के कार्यक्रम में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। गुजरात में 6 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक और अपडेट की माने तो उमर खालिद और सैफी को हथकड़ी लगाकर पेश करना चाहती थी पुलिस और इसके लिए हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो एक गैंगस्टर नहीं है। और ये टिप्पणी अपने आप में ही एक बड़ा और करारा तमाचा उन लोगों के लिए है जो अदालत की कार्रवाई से पहले अपने आप ही सभी चीजों को सच मान लेते हैं अपनी विचारधारा के अनुसार और सभी चीजों को गलत मानते हैं अपनी विचारधारा के अनुसार। एक और अपडेट की माने तो राज्य भवन में हुई नियुक्तियों को लेकर उठे सवाल के बीच में धनखड़ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मेरी जाति और राज्य के एक भी लोगों को नौकरी नहीं दी गई है, उन पर लग रहे आरोप बेबुनियाद हैं। हालांकि इसकी जांच होगी तभी पता चलेगा, गवर्नर साहब के कहने से तो नहीं हो जाएगा। एक और अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका। एनसीपी में शामिल होंगे पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से। उन्होंने हाल फिलहाल के अंदर बीजेपी छोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हड़कंप मचा दिया था। और अभी अपडेट आ रही है जहां पर महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि शुक्रवार को खड़से परिवार की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे एनसीपी में शामिल हो जाएंगे खड़से। जयंत पाटिल का दावा है कि खड़से ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। खड़से के गृह क्षेत्र जलगांव मुक्ताई नगर में पहले ही खड़से के समर्थक बड़े बड़े बैनर लगाकर इसकी जानकारी दे चुके हैं। खड़से काफी समय से पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद खड़से महाराष्ट्र में बीजेपी के ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं। गौरतलब है कि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में खड़से को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पार्टी के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए खड़से ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और इसी के साथ में चर्चाएं चल रही है कि खड़से को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खड़से के बीजेपी छोड़कर एनसीपी में आने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो महाविकास अघाड़ी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि खड़से के एनसीपी में जाने के बाद उनको सरकार में बड़े मंत्री के पद से नवाजा जा सकता है। एक और अपडेट की माने तो प्रधानमंत्री मोदी के पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सभी पार्टियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी जुमला साबित नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को कम से कम वैक्सीनेशन जो काफी जरूरी है सभी तक उपलब्ध करा देनी चाहिए। बड़ी बात ये नहीं है कि वैक्सीनेशन फ्री में बांटे जाएंगे, बड़ी बात उससे ये है कि वैक्सीनेशन अभी उपलब्ध नहीं है। जल्द से जल्द बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन उपलब्ध होना सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दाम को लेकर बाद में सरकार सोच सकती है। हालांकि बिना वैक्सीनेशन बड़े स्केल पर प्रोड्यूस किए हुए भी अगर फ्री देने का फैसला लिया गया है तो भी इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन मुख्यतः विशेष रूप से सरकार को अभी वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन और उपलब्धता सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती होनी चाहिए और सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। एक और अपडेट की माने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत की स्थिति काफी खराब है। भारत 2 और पायदान लुढ़क चुका है। नेपाल भूटान ने भी भारत को पिछाड़ दिया है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में दुनिया भर के अंदर जारी रेटिंग में भारत की स्थिति काफी खराब है। कुछ एक रेटिंग तो भारत की दयनीय स्थिति बताते हुए अफगानिस्तान से भी नीचे बताते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि यही है सबका साथ सबका विकास जो पिछले 7 सालों से हो रहा है और हो सकता है आगे भी होता रहे। अभी 3 साल तो और है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइएगा। हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।